नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और जरूरी राष्ट्रीय तैयारियों से जुड़ी खबरों की। जी हां, आज हम बात करेंगे संसद में वंदे मातरम को लेकर मची बहस की, बिहार में एनडीए की जीत के बाद राजनीतिक रणनीतियों और एयरलाइंस इंडिगो के संकट से जुड़ी जानकारी की, सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन और जन्मदिन की खबर की और देश भर की जनगणना से जुड़े अपडेट की। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वंदे भारत को चिरंजीव बनाने के लिए सदन चर्चा करे, राज्यसभा में बोले अमित शाह। सोनिया गांधी का 79वां जन्मदिन, पीएम मोदी और कांग्रेस नेताओं ने दी बधाई। इंडिगो संकट पर जिम्मेदारी होगी तय, लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू। सीबीआई का बड़ा एक्शन, अनिल अंबानी के बेटे के खिलाफ केस दर्ज। जन्मदिन पर सोनिया गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया नोटिस। डीजीसीए का इंडिगो पर कड़ा एक्शन, एयरलाइंस की उड़ानों में 5% की कटौती। रोमियो लैंड क्लब पर एक्शन, गोवा सीएम ने दिया तुरंत गिराने का आदेश। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी, एनडीए की मीटिंग में पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र। सोने और चांदी के कीमत में अचानक आई बड़ी गिरावट, 1,30,580 पर 10 ग्राम हुआ गोल्ड। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी, सेंसेक्स 436 अंक टूटा, निफ्टी 25,900 के नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं संसद में मचे हंगामे की। जी हां, संसद में इन दिनों जिस मुद्दे पर बहस हो रही है वह है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसलिए चर्चा का राजनीतिक माहौल भी कुछ खास है। पिछले महीने ही इस गीत की रचना के 150 साल पूरे हुए और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव इसे और अहम मानते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे केवल एक राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि देश की शक्ति और एकता का प्रतीक भी बताया। उन्होंने कहा कि संकट की हर घड़ी में देश ने वंदे मातरम की भावना से सामना किया। इमरजेंसी से लेकर युद्ध और विभाजन की परिस्थितियों में भी यही गीत देशवासियों का हौसला बढ़ाता रहा। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। 1947 में देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, देश की प्राथमिकताएं बदली, लेकिन देश का चरित्र, देश की जीवटता वही रही, वही प्रेरणा मिलती रही। भारत पर जब जब संकट आए, देश हर बार वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ा। बीच का कालखंड कैसा गया जाने दो, लेकिन आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी की जब बात आती है, हर घर तिरंगा की बात आती है, चारों तरफ वो भाव दिखता है, तिरंगे झंडे फहरते हैं। एक जमाना था जब देश पर खाद्य का संकट आया, वही वंदे मातरम का भाव था। मेरे देश के किसानों ने अंदर के भंडार भर दिए और इसके पीछे भाव वही है, वंदे मातरम। जब देश की आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया, आपातकाल थोप दिया गया, यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और परास्त करके रहा। देश पर जब भी युद्ध थोपे गए, देश को जब भी संघर्ष की नौबत आई, यही वंदे मातरम का भाव था। देश का जवान सीमाओं पर अड़ गया और मां भारती का झंडा फहराता रहा, विजय से प्राप्त कर। कोरोना जैसे वैश्विक महासंकट आया, यही देश उसी भाव से खड़ा हुआ, उसको भी परास्त करके आगे बढ़ गया। वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, मुस्लिम लीग के दबाव में झुक गई और देश की एकता के खिलाफ कदम उठाई। मोदी ने यह भी
जोड़ा कि जिन्ना नेहरू तक ने इस गीत के राजनीतिक महत्व पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। साथ ही मोदी ने बंगाल की जिक्र करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता संग्राम और राजनीति में वंदे मातरम की भूमिका हमेशा अहम रही और इस बहाने उन्होंने कांग्रेस पर वर्तमान राजनीतिक निशाना भी साधा। तो वहीं विपक्ष ने भी मोदी के बार का पलटवार किया। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं था। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम को राजनीतिक रूप से विवादित बनाना उनकी मंशा थी। गौरव गोगोई ने कहा कि 1937 का कांग्रेस अधिवेशन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अलग थे। मुस्लिम लीग की बहिष्कार के बावजूद हमारे नेता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने वंदे मातरम को स्वीकार किया। यही फर्क है हमारे अन्य दलों के बीच। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले दो पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की, बहुत बड़ी आलोचना की और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की। ये कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीगों ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की
लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चलेगी तो किसी हिंदू महासभा या किसी मुस्लिम लीग की नहीं, भारत के जो हमारे आबादी है, भारत की जो हमारी जनसंख्या है, भारत में जो वंदे मातरम के जो मूल भाव है, उसके साथ। तो वहीं अखिलेश यादव ने इस बहस को और आक्रामक स्वर में पेश किया। उन्होंने कहा, सत्ता पक्ष हर चीज पर कब्जा करना चाहता है। जो महापुरुष उनके नहीं हैं, ये उन्हें भी अपने नाम में शामिल करना चाहते हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है, उनको वो ओन करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी का भाषण लंबा जरूर था, लेकिन तथ्यों के मामले में बहुत कमजोर था। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार केवल अतीत में मंडराती रहती है, वर्तमान और भविष्य की ओर देखने में नाकामयाब है। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, थोड़ा और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संसद में इस बहस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोलकाता हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो ये सब करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में ये बात इसलिए खास है क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये सत्ता पर काबिज होना प्राथमिकता है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बहस पर आक्रामक है। ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल बनाया जैसे वह पीएम मोदी की पहल का स्वागत कर रही हैं। वास्तव में वंदे मातरम बंगाल से भी गहरा कनेक्शन है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल के ही रहने वाले थे और तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों में ये गीत विशेष महत्व रखता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संसद में वंदे मातरम को लेकर बहस सिर्फ इतिहास या संस्कृति की नहीं बल्कि राजनीतिक और चुनावी रूप से भी बेहद खास साबित हो रही है। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया और ममता बनर्जी ने शांत रहकर चुनावी रणनीति का संकेत दिया। ऐसे में देखना होगा कि ये बहस आने वाले चुनाव और राजनीतिक समीकरणों में किस तरह असर डालती है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। क्या आपने देखा कि बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत और संसद में प्रधानमंत्री मोदी की रणनीतिक बैठक के बाद राजनीति में नया जोश देखा जा सकता है। लेकिन वहीं देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के यात्रियों को हुए भारी संकट ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सरकार इस बड़े एयरलाइन संकट को कंट्रोल कर पाएगी और यात्रियों की परेशानियों का समाधान होगा। आइए जानते हैं। आपको बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद आज मंगलवार को संसद भवन में सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों की बैठक हुई। पीएम मोदी को जेडीयू नेता संजय झा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने माल्यार्पण कर सम्मानित किया और विजयहार पहनाया। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहे। इनके अलावा और भी कई बड़े वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वहीं मोदी ने बिहार में जीत के लिए नीतीश कुमार को इसका मुख्य शिल्पकार बताया। उन्होंने सांसदों से कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्रों में सक्रिय रहें, बजट पर फीडबैक दें और जनता के कल्याण के लिए कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वहीं बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिगो संकट पर चर्चा करते हुए सुधारों की महत्वता पर जोर देते हुए कहा कि रिफॉर्म्स सिर्फ आर्थिक सुधार तक सीमित नहीं हैं,
नियम कानून जनता के लिए सुविधा देने वाले होने चाहिए, बोझ नहीं। उन्होंने सांसदों से बैठक में फंसे 78,000 करोड़ रुपए की राशि वापस दिलाने में सहयोग करने की अपील की। दरअसल इसी समय देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने यात्रियों को परेशान करने वाले हालात पेश किए हैं। 2 दिसंबर से शुरू हुई उड़ानों की रद्दीकरण की कतार ने हजारों यात्रियों की योजनाएं चौपट कर दी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार इंडिगो की सर्दियों की उड़ान शेड्यूल में कटौती करेगी ताकि परिचालन स्थिरता सुनिश्चित हो और यात्रियों की परेशानी कम हो। आपको बताते चलें, 1 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच 7,30,655 टिकट बुकिंग रद्द हुई, जिसके लिए 745 करोड़ रुपए यात्रियों को वापस किए जा चुके हैं। एयरलाइंस के पास फंसे 9,000 बैग में से 6,000 यात्रियों तक पहुंचाए जा चुके हैं। वहीं डीजीसीए ने इंडिगो को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार पहली कटौती में इंडिगो की उड़ानों में 5% की कमी हो सकती है, यानी रोजाना लगभग 110 उड़ानें प्रभावित होंगी। इंडिगो ने इसके पीछे तकनीकी खराबियां, विंटर शेड्यूल में बदलाव, खराब मौसम, हवाई यातायात में भीड़ और नए क्रू ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों को कारण बताया। एयरलाइंस का कहना है कि पूरे नेटवर्क में एक सटीक कारण पहचान पाना असंभव नहीं है और उन्होंने डीजीसीए से 15 दिनों का अतिरिक्त समय और मांगा है। वहीं इंडिगो संकट पर मार्केट पर भी बड़ा असर पड़ा है। पिछले 7 दिनों में इंडिगो के शेयर 17% गिर गए हैं, जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यू में 4.3 अरब डॉलर यानी कि करीब 38,708 करोड़ रुपए की कमी आई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये संकट 15 दिनों तक चलता है तो कंपनी की इनकम में 8 से 9% की गिरावट हो सकती है। कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या संसद में हुई मोदी की बैठक से बिहार और पूरे देश में राजनीतिक दिशा बदलेगी और क्या इंडिगो संकट से परेशान यात्रियों को जल्द राहत मिलेगी। इंडिगो की उड़ानों की कटौती, भारी जुर्माना और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई जैसी खबरें ये दिखा रही हैं कि आने वाले दिनों में एयरलाइंस को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। आज भारतीय राजनीति की एक बेहद अहम शख्सियत और कांग्रेस पार्टी की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली सोनिया गांधी का जन्मदिन है। जी हां, आज 9 दिसंबर को वह 78 साल की हो गईं और अब राज्यसभा की सदस्य हैं। सोनिया गांधी के नेतृत्व में 2 बार यूपीओ को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से साफ इनकार किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इटली के एक छोटे से गांव से आई सोनिया गांधी ने हिंदी कैसे सीखी और क्यों शुरुआत में उन्होंने अपने पति राजीव गांधी को राजनीति में आने से रोकने की कोशिश की थी। आज हम आपको बताएंगे उनके जीवन से जुड़ी ये दिलचस्प और भावुक कहानी, जो दिखाती है कि चुनौतियों के बावजूद सीखना और संघर्ष करना ही असली ताकत होती है। आइए जानते हैं उनके जीवन की दिलचस्प कहानी। आपको बताते चलें, सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के लुसियाना गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम स्टेफेनो माइनो था। पढ़ाई के लिए सोनिया इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गई थी। वहीं उनकी मुलाकात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हुई। सोनिया ने 2018 में बताया था कि शुरुआत में उनके लिए अंग्रेजी सीखना भी आसान नहीं था। जब वह भारत आई तब उनकी सास इंदिरा गांधी ने उन्हें हिंदी बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद सोनिया ने दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित हिंदी संस्थान में कोर्स किया और हिंदी सीखी। हालांकि उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में उनका अधिकतर समय अंग्रेजी पढ़ने में बीतता था, इसीलिए हिंदी में पकड़ कमजोर थी। लेकिन अब राजनीति में आने के बाद उन्हें हिंदी भाषण देने पड़े तो कोर्स के दौरान सीखी गई बातें उन्हें काफ़ी मददगार साबित हुई और धीरे धीरे वह हिंदी में और रुचि रखने लगी। इसके अलावा सोनिया ने बताया कि शुरुआत में वह राजीव गांधी को राजनीति में आने से रोकना चाहती थी। उनका कहना था कि एक ईमानदार और परवान करने वाला इंसान राजनीति में आने पर परिवार और निजी जीवन पर दबाव महसूस करता है। सोनिया बताती हैं कि उनके परिवार में 2 बच्चे थे और वे नहीं चाहती थीं कि राजनीति उनके जीवन को खतरे में डाल दे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनका डर और बढ़ गया।
उन्हें लगता था कि अगर राजीव गांधी राजनीति में होते तो उनके लिए भी खतरा हो सकता था, और बाद में यह सच साबित हुआ। वहीं 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 2004 में लोकसभा का चुनाव जीता और यूपीए गठबंधन का गठन किया। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने के बजाय मनमोहन सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी। 2004 में यकीनन देश की सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर सोनिया की ताजपोशी का रास्ता साफ था। 2009 में एक बार फिर उनके लिए ऐसा ही मौका था। उन्होंने दोनों ही मौके पर इसे ठुकराया और खुद की जगह मनमोहन सिंह को नामित किया। सोनिया के इस फैसले ने सभी को चकित कर दिया था। 10 साल तक मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन सत्ता की डोर गांधी परिवार के हाथों में रहने के संदेश ने उनकी स्थिति दयनीय बनाए रखी थी। सोनिया के राजनीतिक सफर के जिक्र के वक्त ये सवाल उठना लाजमी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद क्यों ठुकराया था। वे देश की सबसे पुरानी पार्टी की कमान संभालने तो रही थी। चुनावी राजनीति में सक्रिय किसी भी बड़े नेता के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी का सपना होता है, लेकिन सोनिया ये जिम्मेदारी संभालने के लिए क्यों तैयार नहीं थी। जाहिर है सोनिया गांधी का राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन काफी दिलचस्प रहा है। आज 78 वर्ष की उम्र में वे अब भी राज्यसभा की सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। देश भर में होने वाली जनगणना 2027 को लेकर बड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार 30 लाख से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी पूरे देश की जनसंख्या को गिनने में जुटेंगे। कितने लोग होंगे, कौन कौन जिम्मेदार होंगे और कैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में SIR का काम पूरा हो चुका है, जबकि कई राज्यों में ये अभी भी जारी है। RGI ने सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिए हैं कि 15 जनवरी 2026 तक जनगणना कर्मचारियों का पूरा डेटा एकत्र होना चाहिए और उनका काम तय किया जाना चाहिए। जनगणना के दौरान डेटा इकट्ठा करने के लिए मुख्य तौर पर सर्वेक्षक और सुपरवाइजर जिम्मेदार होंगे। एक सर्वेक्षक को लगभग 700 से 800 लोगों का काम सौंपा जाएगा और हर 6 सर्वेक्षकों के लिए एक सुपरवाइजर नियुक्त होगा। आपातकालीन जरूरतों के लिए 10% रिजर्व सर्वे और सुपरवाइजर भी तैयार रहेंगे। दरअसल सुपरवाइजर आमतौर पर ऊंचे रैंक के अधिकारी होंगे। जिले में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। कुल मिलाकर 30 लाख से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी इस काम में पार्ट लेंगे। देश भर की जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक चलेगा, जबकि पॉपुलेशन सर्वेक्षण फरवरी 2027 में होगा। वहीं लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए इलाकों में मौसम की वजह से जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो सकती है। जाहिर है देश की सबसे बड़ी जनगणना में 30 लाख से ज्यादा लोग काम करेंगे। हर घर, हर गली, हर गांव की जनसंख्या गिनी जाएगी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि देश की योजना और भविष्य की नींव तय करेगा। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। संसद में वंदे मातरम पर बहस, इंडिगो की उड़ानों की परेशानी, सोनिया गांधी का जन्मदिन और देश की सबसे बड़ी जनगणना की तैयारियां। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।